जैसे ही चारू ऑफिस से आते ही अपने कमरे में पहुंची तो अपने कमरे से एसी गायब देखकर उसके होश उड़ गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सास दौड़कर आई और बोली, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है चारू? क्या हुआ है जो दहाड़ रही है? चारू तिल मिलाते हुए बोली, मम्मी मम्मी, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया? एसी गायब देखकर उसकी माँ आशा जी भी चौंक गई और कहने लगी, अरे आज तो मैं भी घर में नहीं थी क्योंकि आज मंदिर में कीर्तन हो रहा था। तो चारू कमरे से निकलकर सीधा रसोई में गई और अपनी भाभी नम्रता से बोली कि मेरे कमरे का एसी कहाँ गया? तो नम्रता ने लापरवाही से जवाब दिया कि दीदी वह एसी मेरे कमरे में लग गया है क्योंकि वह तो मेरे पिताजी ने दिया था और मेरे पिताजी की दी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर चारू ने नम्रता के ऊपर जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया तो नम्रता ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर चारू की आंखें फटी रह गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चारू सुबह सुबह उठकर बोली, नम्रता भाभी, मेरे लिए नाश्ते में सैंडविच और टिफिन में पालक पनीर बना दो। यह सुनकर नम्रता ने कहा कि लेकिन दीदी, माँ जी ने तो आलू की सब्जी और पूरी बनाने को कहा है। तो चारू ने कहा कि कहा है तो बना दो, मना कौन कर रहा है? लेकिन मेरे नाश्ते और टिफिन में वही बनेगा जो मैंने कहा है। अरे मैं सारा दिन अपने घर के लिए कमाती हूँ तो क्या मुझे मेरी पसंद का खाना भी नहीं मिल सकता? आंख निकाल कर गुस्से में चारू ने कहा तो नम्रता का दिल बैठ सा गया और वह मन में सोचने लगी कि काश विकास की आमदनी इससे ज़्यादा होती तो आज यह मुझे इस तरह ताने नहीं दे पाती। नम्रता चुपचाप रसोई में चली गई और फ्रिज में से पनीर निकालकर पालक पनीर की तैयारी करने लगी। नम्रता की शादी हुई अभी 1.5 साल ही हुआ था और उसके पिताजी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छी शादी की थी। शुरू में तो सास और ननद ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने उसको ताने देना शुरू कर दिया। नम्रता के घर से आए बर्तनों में जब सब लोग खाना खाने बैठे तो चारू ने देखते ही कहा, अरे यही कौन से घटिया बर्तन निकाल लिए हैं? देखने में कितने सस्ते लग रहे हैं। कहीं यह वही डिनर सेट तो नहीं है जो भाभी आपके घर से आया था? चारू की बात सुनकर नम्रता चुप सी रह गई और उसका चेहरा उतर गया। नम्रता ने धीरे से कहा कि हाँ दीदी, वही है। मैंने सोचा कि अब से रात को इसमें ही डिनर किया करेंगे। तभी उसकी सास आशा देवी ने कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे घर में किसी ने इजाज़त लेना नहीं सिखाया? तुमने हमारे घर के बर्तन देखे हैं या नहीं जो यह सस्ता सा डिनर सेट खोल कर रख दिया? उस दिन नम्रता अपना सा मुंह लेकर रह गई और कोई जवाब नहीं दे पाई। इसी तरह अब नम्रता के साथ रोज़ रोज़ घर में यही बातें होती थी। लेकिन जब नम्रता के घर से किसी त्योहार पर कोई सामान आता था तो दोनों नाक मुंह सिकुड़ती थी, मगर हर एक चीज़ बाद में इस्तेमाल भी करती थी और यह बात नम्रता को अच्छे से नजर आती थी। एक दिन चारू के घर से उसके माँ और पिताजी आए और साथ में सबके लिए बहुत सारे उपहार और एक माइक्रोवेव लेकर आए। नम्रता माइक्रोवेव देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके ससुराल में माइक्रोवेव नहीं था। अब उसे इसका काम आसान होने वाला था क्योंकि उसे बार बार सब्जी गर्म करनी पड़ती थी और गैस ऑन करने पर उसको बहुत गर्मी लगती थी। एक बार उसने फ़ोन पर अपनी माँ से कह दिया था कि मम्मी, रसोई में तो बहुत गर्मी लगती है। अपने घर तो माइक्रोवेव था, इसीलिए बार बार गैस जलानी नहीं पड़ती थी। इसीलिए माँ समझ गई और उस दिन उसके लिए उपहार स्वरूप माइक्रोवेव आ गया। तो चारू ने देखते ही कहा, अरे अंकल जी, अगर माइक्रोवेव भी लेना था तो पहले बता देते। मैं आपको एक बहुत अच्छा ब्रांड बता देती जो बहुत अच्छा चलता है और जिसमें बिजली कम लगती है, क्योंकि अब देखिए इसमें बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होगी और बिल तो हमारा ही आएगा और जिसको मुझे ही भरना पड़ेगा। यह सुनकर तो नम्रता के माता पिता फटी आंखों से उसका चेहरा देख के रह गए। चारू ने घुमा फिराकर उनको सुनाया और यह नम्रता को बहुत बुरा लगा। तो नम्रता ने रात के समय अपने पति विशाल के आते ही उससे चारू की शिकायत की। तो विशाल ने कहा कि तुम्हें दीदी की बात गलत
क्यों लग रही है? वह सही कह रही हैं कि जब तुम्हारे पिताजी ला ही रहे थे तो कोई अच्छा ब्रांड ले आते। तो निमृता ने गुस्से में कहा कि मगर तुम्हारी बहन को मेरे पिताजी को बिजली के बिल का ताना देने की क्या जरूरत थी? आपकी बहन ने यह कहा कि बिजली का बिल उसको भरना पड़ता है। मुझे तो उसकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों की बातें चारू बाहर खड़ी होकर सुन रही थी और वह दंदनाती हुई सीधी कमरे में चली आई। क्या पसंद नहीं आ रहा है तुम्हें? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे पिताजी से सच्चाई कह दी तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने पति से कहो कि अपनी तनख्वाह बढ़वाए। अचानक चारू के अंदर आ जाने से निमृता उसे देखती रह गई कि यह तो जब देखो सीधी अंदर आ जाती है और दरवाज़ा भी नहीं खटखटाती है। उसके मुंह से सीधे से निकल गया कि इस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यह कहकर वह कमरे से जाने लगी तो चारू ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर और बोली, जा कहाँ रही हो? बहुत बोलने आ गया है, अब मेरे मुंह पर बोलकर दिखाओ। अरे अगर मैं बोलती हूँ तो बोलने का दाम भी रखती हूँ। मेरी तनख्वाह से इस घर के खर्चे चलते हैं, वरना तुम्हारा यह पति अकेले तो कुछ नहीं कर पाता। विशाल को भी अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि उसकी बहन उसको नीचा दिखा रही थी, मगर इस समय कुछ कहने का मतलब घर में हंगामा करना था। इसी तरह चारू आए दिन निमृता को नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन शाम के समय सब लोग किसी के यहाँ फंक्शन में जाने वाले थे। तब निमृता जब तैयार होकर आई तो उसकी साड़ी देखते ही चारू कहने लगी कि अरे ये वही साड़ी है ना जो इसे तुम्हारी मम्मी लेकर आई थी? तो निमृता ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ दीदी, ये वही साड़ी है। तो चारू हंसते हुए बोली, और तुमने क्या सोचकर पहनी है कि यह बहुत खूबसूरत लग रही है? खुद को शीशे में देखा है या नहीं? क्या हमारे रिश्तेदारों के बीच में हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो? यह सुनते ही आशा जी भी अपनी बहू पर नाराज होने लगी और बोली कि सही तो कह रही है, यह तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, जल्दी से इसे बदल कर आ। दोनों माँ बेटी हमेशा निमृता के पीछे पड़ी रहती थी और उसकी हर एक चीज़ में कमी ढूंढना तो उनकी आदत हो गई थी। जब अमृता की शादी को 1 साल हुआ तो विशाल ने घर में छोटी सी पार्टी रखी। आशा जी ने निमृता के घर फोन करके घुमा फिरा कर कह दिया कि अब तो निमृता की मौज होने वाली है, क्योंकि उसके माता पिता तो हमेशा ही उसको बड़ा सा उपहार देते हैं। यह सुनकर निमृता के पिताजी समझ गए थे कि उसकी सास इतनी आसानी से खुश होने वाली नहीं है और उन्होंने निमृता को कुछ अच्छा सा देने की योजना बनाई। पार्टी वाले दिन जब निमृता के माता पिता घर आए तो उन्होंने उसको उपहार में एसी दिया, जिसे देखकर निमृता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर चारू जल बुनकर राख हो गई। आशा जी भी जलन भरी निगाहों से कभी उपहार तो कभी निमृता को देख रही थी, क्योंकि अभी तक उनके घर में एसी नहीं लगा था। माता पिता के जाते ही चारू ने निमृता से कहा कि यह एसी तो मंगवा लिया है, मगर इसके बिजली का बिल भरने की तो तुम्हारे पति की हैसियत ही नहीं है। यह सुनकर चारू के होश उड़ गए कि अब पता नहीं उसकी ननद क्या करने वाली है। चारू ने जोरदार आवाज में साफ साफ कह दिया कि देखो निमृता, भाभी अगर बिजली का बिल भर सकती हो तो इसको अपने कमरे में लगा लो, नहीं तो इसको मेरे कमरे में लगने दो। वैसे भी तुम तो सारा दिन घर में रहती हो और हम लोग बाहर जाकर कितनी मेहनत करते हैं, कम से कम रात को सुकून से सोने को तो मिलेगा। यह सुनकर निमृता की आंखों में आंसू आ गए कि उसके पिताजी कितने प्यार से उसके लिए इतना अच्छा तोहफा लाए थे, मगर अब यह उसे छीना जा रहा है। निमृता ने कहा कि दीदी आप तो ऐसी खरीद सकती हैं और यह तो मेरे पिताजी लाए हैं, फिर इसको मेरे कमरे में ही लगने दीजिए। लेकिन चारू तो एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने साफ साफ मना कर दिया। तो आशा जी ने भी अपनी बहू की तरफ आंख निकालते हुए कहा कि अरे तेरी ननद के कमरे में अगर एसी लग जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। वह तो रात को ही घर आती है और पूरा दिन हम लोग घर पर रहते हैं, तो उसके कमरे में दिन में एसी इस्तेमाल कर लेना, उसने कोई मना थोड़ी किया है। इसके आगे निमृता कुछ नहीं कह पाई और चारू ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर
एसी अपने कमरे में लगवा लिया और नम्रता ने भी इस बात पर सब्र कर लिया कि चलो दिल में ही सही मगर एसी तो मिलेगा। शाम के समय एसी लग गया तो आशा जी ने कहा कि आज तो मैं चारू तेरे कमरे में सोऊंगी। मेरा कमरा तो क्योंकि बहुत गर्म रहता है। अब दोनों माँ बेटी रात को एक ही कमरे में सोने वाली थी मगर अपना एसी होते हुए भी नम्रता को गर्मी में पंखे के नीचे सोना था। नम्रता के दिल में इस बात को लेकर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि वैसे तो इन्हें मेरे घर की कोई चीज़ पसंद नहीं आती है और अब एसी इन्होंने ऐसे रख लिया है जैसे इन्होंने ही खरीदा हो। सारी रात नम्रता इन बातों के बारे में सोचती रही और उसकी आंख देर से लगी। अगले दिन सुबह के सारे काम निपटाने के बाद नम्रता चारू के ऑफिस जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चारू ऑफिस गई तो नम्रता रसोई की गर्मी से निकलकर सीधा चारू के कमरे में पहुंची और एसी का रिमोट ढूंढने लगी। वह हैरान रह गई कि कमरे में कहीं भी एसी का रिमोट नजर नहीं आ रहा था। उसने जाकर अपनी सास से कहा कि मम्मी जी एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है। तो आशा देवी ने कहा कि अरे इतनी कौन सी गर्मी होगी जो तुझे एसी की ठंडक चाहिए। लेकिन नम्रता के दिमाग में तो अब यही भर गया था कि चारू यह सब जानबूझकर कर रही है। इसीलिए जब वह शाम को ऑफिस से आई और उसने आते ही जैसे ही एसी ऑन किया तो नम्रता ने आकर तपाक से कहा, एसी का रिमोट आप कहाँ रख कर गई थी? मैंने कितना ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। यह सुनते ही चारू ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? एसी की हवा खाने का ज़्यादा शौक चढ़ा है क्या? अरे अगर एसी की हवा खानी है तो पहले अपनी हैसियत को ऊंचा रखो। हाथी पालने की हैसियत नहीं है और चली है हाथी पालने। पता भी है कि हाथी खाता कितना है। चारू हाथी के एसी की तुलना करके नम्रता को ताना दे रही थी। अब तो नम्रता के अंदर खून गुस्से के मारे उबर रहा था। उसने सोच लिया कि वह अब इनको सबक सिखाकर रहेगी। आज तक मेरे घर से आई हर चीज़ में कमी निकालकर मुझे नीचा दिखाया जाता था मगर आज बिजली के बिल का ताना देकर मुझे मेरे ही घर का एसी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। उसने शाम को विशाल के आते ही कहा, विशाल मुझे कुछ नहीं पता, या तो तुम्हें अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या फिर अब मैं नौकरी करूंगी। मैं तुम्हारी बहन के और ताने नहीं सुन सकती। अपनी कमाई का दिन भर ताना देती हैं जैसे कि तुम कुछ कमाते ही नहीं हो। या तो तुम यह घर छोड़ दो या फिर कोई और रास्ता निकालो मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। विशाल ने गुस्से में नम्रता से कहा, नम्रता तुम्हें नौकरी करने को किसने मना किया है जो मेरे आते ही मुझसे लड़ने लगी हो? लेकिन मैं यह घर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ मेरी माँ और बहन रहती हैं। नम्रता ने गुस्से में कहा कि तो फिर अपनी बहन की शादी क्यों नहीं कर देते? विशाल ने भी तपाक से कह दिया, दीदी ही शादी करने को मना करती हैं, बल्कि हमने कितनी बार लड़के देखे हैं, वह हर एक को रिजेक्ट करके शादी के लिए मना कर देती हैं। नम्रता सोच रही थी कि अगर चारू शादी करके चली जाएगी तो उसकी मुसीबत हल हो जाएगी मगर अब तो यह मुसीबत जीवन भर की नजर आ रही थी। ऊपर से विशाल अलग रहने के लिए भी तैयार नहीं था। वह भगवान से दुआ कर रही थी कि या तो विशाल की तनख्वाह बढ़ जाए या फिर उसे कोई नौकरी मिल जाए जिससे वह चारू का मुंह बंद कर सके। उधर चारू और आशा जी कमरे में आराम से एसी की ठंडी हवा खा रहे थे और नम्रता और विशाल पंखे के नीचे जैसी हवा के नीचे सोने को मजबूर थे। तभी आशा जी ने आकर कहा कि अब खाना बनाएगी या नहीं, या फिर पति के साथ बैठकर बिताती रहेगी। मुझे पता है तो इसके ऑफिस से आते ही इसके कान भरने लगती है। तो नम्रता ने कहा कि मम्मी जी मैं शादी करके आई हूँ तो परेशानी किससे कहूँगी? आशा जी मुंह बनाकर बोली, ऐसी कौन सी परेशानी होगी जो तू इसके कान भरने लगती है? नम्रता ने गुस्से में चिढ़कर कहा कि आपने कहा था कि मैं दिन में एसी इस्तेमाल कर सकती हूँ मगर आपकी बेटी रिमोट अलमारी में रख कर जाती हैं और उसमें ताला लगाती हैं। आशा जी ने आंखें निकालकर नम्रता से कहा कि उसे ताला इसलिए लगाना पड़ता है कि तू तो पूरा दिन एसी चलाकर बिजली का बिल बढ़ा देगी। नम्रता इन बातों से अब तंग आ चुकी थी और सोच रही थी कि ऐसा क्या करे जो एक पल में उसकी परेशानी का हल निकल आए और यह लोग उसको तंग करना छोड़ दें। अगले दिन सासू माँ ने सुबह सुबह कहा कि बहू मुझे आज अपनी सहेली के यहाँ सत्संग में जाना है।
वही दोपहर का खाना भी है, इसीलिए मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। चारू ऑफिस चली गई और उसकी माँ भी सत्संग में चली गई। थोड़ी देर में जब विशाल भी निकल गया तो निम्रता बैठकर सोचने लगी कि क्या किया जाए, इस घर में हम गुलामों की तरह रह रहे हैं। फिर उसने कुछ ऐसा रास्ता निकाला जिससे सबको मिर्च लगने वाली थी, लेकिन उसने वही किया जो उसे अपने लिए सही लगा। शाम के समय जैसे ही चारू ऑफिस से आते ही अपने कमरे में पहुंची तो अपने कमरे से एसी गायब देखकर उसके होश उड़ गए और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़कर आई और बोली, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है चारू, क्या हुआ है जो दहाड़ रही है? चारू तिल मिलाते हुए बोली, मम्मी मेरे कमरे में से एसी कहाँ चला गया? एसी गायब देखकर उसकी माँ आशा जी भी चौंक गई और कहने लगी, अरे आज तो मैं भी घर में नहीं थी, क्योंकि आज मेरी सहेली के घर में सत्संग हो रहा था। तो चारू कमरे से निकलकर सीधा रसोई में गई और अपनी भाभी नम्रता से बोली कि मेरे कमरे का एसी कहाँ गया? तो नम्रता ने लापरवाही से जवाब दिया कि दीदी वह एसी मेरे कमरे में लग गया है, क्योंकि वह तो मेरे पिताजी ने दिया था और मेरे पिताजी की दी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। अब ऐसे सही ठिकाने पर पहुंच गया है। आपको गर्मी लगती है ना, तो अपना खरीद लो। यह सुनकर चारू ने कहा, तेरी ये हिम्मत जो मेरे आगे बोलने की हिम्मत करती है? चारू ने आग बबूला होकर नम्रता के ऊपर जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया तो चारू ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर चारू की आंखें फटी रह गई। नम्रता ने दहाड़ कर कहा, तुम क्या सोचती हो कि चालाकी चलने केवल तुमको ही आती है? आज तुम्हारे जाते ही मैंने एसी निकलवा कर अपने कमरे में लगवा लिया और उसका नया रिमोट भी मंगवा लिया है, क्योंकि तुम तो देने से रही। और रही बिजली के बिल की बात, तो मैं नौकरी करके वह भी दे दूंगी। तुम यह मत सोचो कि तुम हमारे अन्नदाता हो। विशाल घर के दरवाजे पर खड़ा सारा नज़ारा देख रहा था, लेकिन आज वह कुछ नहीं बोला। उसने अंदर आते ही आशा जी ने कहा कि देखा तेरी बीवी कितनी जुबान लड़ा रही है। तो विशाल ने कहा कि अगर किसी की चीज़ पर जबरदस्ती हक जमाया जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। विशाल को अपनी तरफ बोलते देखकर नम्रता ने भी दहाड़ कर कहा, मेरे पिताजी की दी हुई चीज़ों में कमी निकालते हुए तो तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा, और आज जब मैंने अपनी चीज़ वापस ले ली तो तुमको तकलीफ हो रही है। चारू के यह सुनकर होश उड़ गए। अब चारू के मुंह पर जैसे ताला लग गया था, क्योंकि अब विशाल भी उनके साथ नहीं दे रहा था। बाद में विशाल ने निम्रता से कहा कि निम्रता, मैं जानता था कि तुम्हारी गलती नहीं है, मगर दीदी के कारण बोल नहीं पा रहा था। मगर मैं अब चुप नहीं रहूँगा। अब मेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है और तुम्हें किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर निम्रता उसके गले से लग गई। आज उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई और अब उसकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।